अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 7 के मारूज़ी सवालात जो पिछले लेक्चर में रह गए थे। चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम यूनिट नंबर 7 मादा की खसूसियात के जो मारूज़ी के सवालात हैं, पहले 6 सवालात हल कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बकिया के जो मारूज़ी के सवालात हैं वो हल करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 7 जिसमें कहा गया है कि हुक के कानून के मुताबिक चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या है? कांस्टेंट, किसके बराबर है? स्ट्रेन ज़रब स्ट्रेस के। दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट्स हमें दिया गया है कांस्टेंट बराबर है स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस के। और तीसरा ऑप्शन जो हमें दिया गया है वह है कांस्टेंट बराबर है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। स्टूडेंट्स, जो आखिरी ऑप्शन है वो है स्ट्रेन बराबर है स्ट्रेस के। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, हमने जब हुक का कानून पढ़ा था, हमने कहा था कि हुक के कानून के मुताबिक जब हम किसी जिस्म पर स्ट्रेस लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेन पैदा होगी। स्टूडेंट्स, वो जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने कहा था किसके थी? स्ट्रेस के। यानी कि जितनी ज़्यादा हम स्ट्रेस लगाएंगे उतनी ज़्यादा स्ट्रेन पैदा होगी। वो स्ट्रेन स्टूडेंट्स वो तब्दीली थी जो कि किसी जिस्म के वॉल्यूम में, उसकी लंबाई में या उसकी शक्ल में पैदा हो रही थी। स्टूडेंट्स, हमने कहा था जब हम इस प्रोपोर्शनल के साइन को ख़त्म करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। ये जो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कांस्टेंट है वो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यानी कि स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। इसको हम यूँ लिखें तो ज़्यादा आसानी से आप समझ जाएंगे। ये जो स्टूडेंट्स, ये है हुक का कानून जिसमें हमने देखा कांस्टेंट बराबर है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। तो स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है सी, क्योंकि पहले में स्ट्रेन ज़रब स्ट्रेस है जो कि गलत है। दूसरे ऑप्शन में स्टूडेंट्स स्ट्रेन बटा स्ट्रेस है, यानी कि इधर ऊपर स्ट्रेन और नीचे स्ट्रेस है, ये भी गलत है। और तीसरा ऑप्शन जो कि दुरुस्त ऑप्शन है उसमें है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, जिस तरह हमने यहाँ पे देखा इस सूरत में। और स्टूडेंट्स, चौथा और आखिरी ऑप्शन था स्ट्रेस बराबर है स्ट्रेन के। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हुक के कानून के मुताबिक कांस्टेंट किसके बराबर है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के। और हमारे पास जो दुरुस्त जवाब है वो है सी। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। स्टूडेंट्स, हमें 4 ग्राफ दिए गए हैं ए, बी, सी और डी, और हमसे उनके मुतल्लिक सवाल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं और फिर उन ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए
हम सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला ग्राफ है, इसमें हमारे पास इधर फोर्स है, यहाँ पे स्ट्रेन है, जिसे हम तब्दीली कहते हैं। फर्ज कीजिए वो लंबाई में अगर तब्दीली है तो हमने कह दिया वो एक्स है। ये स्टूडेंट्स ओरिजिन है। उसके बाद ये है ए, पहला ऑप्शन। उसके बाद है बी, दूसरा ऑप्शन, जिसमें हमें जो ग्राफ दिया गया है वो कुछ यूं है, फोर्स, स्ट्रेन, एक्स। स्टूडेंट्स उसके बाद हमें तीसरा जो ग्राफ दिया गया है, इसमें फोर्स, एक्स यूं है, और आखिरी जो ग्राफ है वो हमें दिया गया है कुछ इस शक्ल में, इधर फोर्स और इधर एक्स। जी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो सवाल नंबर 8 है उसमें हमसे कहा गया है कौन से ग्राफ पर हुक का कानून लागू नहीं होता। हमारे पास ऑप्शंस में जैसा कि हम पहले देख चुके हैं ए, बी, सी और डी है। और ये ए, बी, सी और डी जो है स्टूडेंट्स, ये वो 4 ग्राफ हैं जो हम पहले बना चुके हैं। स्टूडेंट्स हम इससे पहले सवाल में हुक के कानून के बारे में पढ़ चुके हैं कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यानी कि जितनी स्ट्रेस बढ़ेगी उतनी स्ट्रेन बढ़ेगी। स्टूडेंट्स अब यहां पे हमसे कहा गया है कि कौन सा ग्राफ है जिस पे हुक का कानून लागू नहीं होता। स्टूडेंट्स चलिए हम एक एक करके सबको देखते हैं। इस पहले ग्राफ में अगर हम देखें तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स फोर्स बढ़ रही है वैसे वैसे, यानी कि जैसे जैसे ये फोर्स बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे पास डिस्टेंस भी, वैसे वैसे हमारे पास एक्स भी बढ़ रहा है। स्टूडेंट्स बी के केस में भी ऐसा ही है, अगर इस तरफ फोर्स बढ़ रही है तो ऊपर की तरफ एक्स भी बढ़ रहा है। और अगर हम तीसरा देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें हमारे पास जो एक्स है वो तब्दील नहीं हो रही और फोर्स जो है वो तब्दील हो रही है। और डी में अगर देखें स्टूडेंट्स, एफ भी तब्दील हो रहा है और एक्स भी तब्दील हो रहा है, जबकि हमने हुक के कानून में क्या पढ़ा था कि जब हम स्ट्रेस लगाएंगे तो स्ट्रेन पैदा होगी, यानी कि उस जिस्म में तब्दीली पैदा होगी। स्टूडेंट्स फर्स्ट कीजिए अगर वो तब्दीली लंबाई की सूरत में है, तो अगर हम कहते हैं कि एक्स जो है ये लंबाई है या वॉल्यूम है, जो भी है स्टूडेंट्स, तो वो तब्दील होगा स्ट्रेस लगाने के बाद। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सी ऑप्शन ऐसा है जिसमें जब हमने स्ट्रेस यानी कि फोर्स लगाई तो उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। तो स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, यहाँ पे जो तीसरा ग्राफ है सी, इसमें हुक का कानून लागू नहीं होता। यह हमारे पास सवाल नंबर 8 का दुरुस्त जवाब है। जी तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर 9, कौन से ग्राफ में स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत सबसे
कम है। जी तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट है क्या। स्टूडेंट्स, अगर हम हुक का कानून पढ़ें, उसमें हमने देखा था, हमने स्ट्रेस लगाई, उनके फोर्स लगाई, उसमें तब्दीली पैदा हुई। तो स्टूडेंट्स, यहां पे अगर हम इन ग्राफों में देखें तो हमें क्या नजर आ रहा है कि फोर्स और जो हमारे पास एक्स है उसमें मुख्तलिफ ताल्लुक है। यानी किसी जगह पे कम फोर्स लगाने से ज़्यादा तब्दीली आई है और किसी जगह पे ज़्यादा फोर्स लगाने से कम तब्दीली आई है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट होता क्या है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमने देखना है इन चारों में से कौन सा जवाब दुरुस्त है। स्टूडेंट्स, चलिए हम पहले स्प्रिंग कांस्टेंट को समझते हैं। अब फर्ज कीजिए हमारे पास एक स्प्रिंग है। स्टूडेंट्स, यहां पे हमने उस पर एक वजन लगाया, इनके एक फोर्स अप्लाई की, जिससे स्प्रिंग जो है ये नीचे की तरफ खुल जाएगा। यानी कि अगर इसकी पहली शक्ल ये थी तो खुलने के बाद इसकी दूसरी शक्ल ये हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अगर हम मजीद वजन बढ़ा दें तो क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये मजीद खिंच जाएगा, यानी कि उसकी लंबाई में मजीद इजाफा हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप अगर यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास स्प्रिंग अपनी असली शक्ल में है और यहाँ पे हमने कुछ वज़न लगाया, हम कह देते हैं ये W1 है, तो इसकी लंबाई में इजाफा हुआ। फिर हमने मज़ीद वज़न लगाया जिसे हमने कहा W2, तो इसकी लंबाई और बढ़ गई। यानी कि स्टूडेंट्स, जितना ज़्यादा हम वज़न बढ़ा रहे हैं उतनी ज़्यादा लंबाई बढ़ रही है। तो स्टूडेंट्स, स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम हुक लॉ के मुताबिक देखें तो हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स और नीचे एक्स। यानी कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमसे पूछा है कि सबसे कम जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कहाँ पे है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देखते हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोर्स बढ़ेगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी बढ़ेगा, यानी कि अगर लंबाई कम होगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, अगर हम ये ए ग्राफ में देखें तो हमारे पास फोर्स बढ़ती जा रही है और तेज़ी से बढ़ रही है, और जो हमारे पास ये एक्स है ये भी बढ़ रहा है लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा जितनी तेज़ी से एफ बढ़ रही है। यानी कि एफ की फोर्स, यानी कि एफ की कीमत जो है वो ज़्यादा है और एक्स की कीमत कम है। तो स्टूडेंट्स, इसके हिसाब से स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत जो है वो ज़्यादा निकलेगी। और अगर हम बी में देखें तो यहाँ पे क्या है, जितनी फोर्स बढ़ रही है उतना ही एक्स बढ़ रहा है, यानी कि इसकी निस्बत ए की निस्बत जो बी है इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत होगी वो कम होगी। अगर हम सी में देखें तो स्टूडेंट्स, ये ग्राफ वैसे ही इस पे लागू नहीं हो सकता क्योंकि जब हम फोर्स लगाएंगे तो तब्दीली आएगी एक्स में, लेकिन यहाँ पे एक्स में कोई तब्दीली नहीं आ रही, लिहाजा हम इसको शामिल नहीं करेंगे। अगर हम डी को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फोर्स जो है वो कम लग रही है। अगर हम इस हिसाब से देखें, यानी कि फोर्स हमने कम लगाई है और जो तब्दीली है हमारे पास वो बहुत ज़्यादा आई है। स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पे देखें फोर्स कम है, यानी कि एफ की कीमत कम है और एक्स की कीमत ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, अगर एफ की कीमत छोटी हो और एक्स की कीमत बड़ी हो तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो छोटा होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको मवाजना बनाएं ए बी और डी का, तो स्टूडेंट्स जो स्प्रिंग कांस्टेंट कीमत बनेगी वो डी में सबसे कम बनेगी। उसकी वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें फोर्स कम लग रही है और तब्दीली जो एक्स में है वो ज़्यादा आ रही है, जिसकी वजह से हमारे पास ये जो निस्बत है इसका जो जवाब है वो क्या आएगा, छोटा आएगा, ए और
बी की निस्बत, यानी कि ए और बी की निस्बत डी का जो जवाब है वो छोटा आएगा, लिहाजा हमारे पास जो स्प्रिंग कांस्टेंट कीमत होगी वो क्या होगी, कम होगी, किसमें, डी में। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। और देखते हैं कि अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर है 10। हमसे पूछा गया है कि कौन से ग्राफ में स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत सबसे ज्यादा है। स्टूडेंट्स हमें जो ग्राफ दिए गए हैं वो ए, बी, सी और डी हैं, जैसा कि ए, बी, सी और डी। स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो यही 4 ग्राफ के हैं। ये डी हमारे पास किसका जवाब था, ये सवाल नंबर 9 का था। अब हम देखने जा रहे हैं सवाल नंबर 10 का जवाब। स्टूडेंट्स सवाल नंबर 9 में हमसे पूछा गया था कि किस ग्राफ के मुताबिक जो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी कीमत सबसे कम है। अब हमसे जो पूछा गया है कि इन ग्राफ के मुताबिक किस स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत सबसे ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो F/x के बराबर होगा, और हमने देखा, अगर हमने देखना है कि स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत ज्यादा हो तो हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे कि स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत अगर हमें ज्यादा चाहिए तो F की कीमत क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और X की कीमत क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसी सूरत में इस निस्बत का जो जवाब है वह हमारे पास बड़ा आएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए चलते हैं, हम चारों ग्राफों के मुताबिक कीमत निकालने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम ए में देखें, ए में फोर्स ज्यादा है, यानी कि यहाँ पे जो फोर्स है वो हमारे पास ज्यादा है, और जो तब्दीली आ रही है एक्स में वो उसकी निस्बत कम है। और स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें, जितनी फोर्स है उतनी ही एक्स में भी तब्दीली है, यानी कि एफ और एक्स हम कह सकते हैं कि तकरीबन बराबर है। और इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं सी के बारे में कि इस पे हुक का कानून लागू नहीं होता, लिहाजा हम स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में इसको नहीं ला सकते। लिहाजा हम स्प्रिंग कांस्टेंट को मालूम करते हुए इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फोर्स तो लग रही है लेकिन तब्दीली नहीं आ रही। लेकिन जबकि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए फोर्स और तब्दीली दोनों का होना जरूरी है। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्स कम है और तब्दीली ज़्यादा है, तो इसके बारे में तो हम पहले बात कर चुके हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट सबसे कम होगा। लिहाजा अब ए और बी में अगर हम मवाजना करें तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो फोर्स ज़्यादा है जबकि ये फोर्स कम है, और यानी कि फोर्स हमारे पास ज़्यादा आ गई ए में। और अगर हम एक्स में तब्दीली देखें तो वो यहाँ पे कम है और यहाँ पे एक्स में जो तब्दीली है वो ज़्यादा है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हम इस निस्बत की बात करें F/x की, इसकी जो कीमत बनेगी वो ए में सबसे ज़्यादा बनेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे F की कीमत बाकियों की निस्बत ज़्यादा है और X की कीमत बाकियों की निस्बत कम है। लिहाजा हम कहेंगे अगर हमारे पास F की कीमत ज़्यादा हो और X की कीमत कम हो बाकी ग्राफों की निस्बत, तो हमारे पास जिस कांस्टेंट की कीमत, स्प्रिंग कांस्टेंट की कीमत, यानी कि इस निस्बत की जो हमारे पास कीमत निकलेगी वो क्या निकलेगी, ज़्यादा निकलेगी। तो लिहाजा स्टूडेंट्स हम कहेंगे कि जो हमारे पास ग्राफ ए है उसमें स्प्रिंग कांस्टेंट की जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा है। जी तो स्टूडेंट्स हमने चारों ग्राफों के मुतल्लिक जो सवालात थे उनको बखूबी हल किया और एक एक करके हर एक ग्राफ को समझने की कोशिश भी की, और वो जो सवालात थे हमने उनको हल किया। स्टूडेंट्स
यहाँ पे हमारे मारूजी के सवालात ख़त्म हुए। जी तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने हमारे मारूजी के जो बकिया सवालात थे उनको हल किया, और बाकी के जो सवालात हैं उनको हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।